नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए जीके और जीएस की मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं, उसका जो भाग 3 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो भाग 3 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके और जीएस के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताना है कि जो दल बदल कानून है इसका संबंध किस अनुसूची से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दल बदल कानून का संबंध किस अनुसूची से है? तो हमारे भारतीय संविधान की जो अनुसूची 10 है इसका संबंध आपका किससे है? तो दल बदल कानून से है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। इसको हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो एंटी डिफेक्शन लॉ था यह जोड़ा गया था हमारे संविधान में। कौन से संविधान के तहत? संविधान संशोधन के तहत। तो 52वां संविधान संशोधन, आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में, इसे आप ध्यान दीजिएगा। 1985 में जो आपका 52वां संविधान संशोधन किया गया था, इसी के तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दल बदल कानून से रिलेटेड। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। वही अगर हम 11वीं अनुसूची की बात करें तो किससे संबंधित है? तो आपकी 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से। तो 73वां आपका जो संविधान संशोधन अधिनियम था यह किससे जुड़ा हुआ था? तो पंचायती राज से। यानी कि पंचायती राज को जो है और पंचायतों को जो है हमारे भारतीय संविधान के किस शेड्यूल में, किस अनुसूची में जगह दी गई? तो अनुसूची 11वें में। तथा जो अनुसूची 11वीं थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ी गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करें जो आपके ऑप्शन में दी गई है, तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध आपका हो जाएगा हमारे भारतीय संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उनका जिक्र जो है हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया था। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपको मिलेगा असम में। यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। असम में जो है यह काजीरंगा नेशनल पार्क है। तथा यह किस लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में अवस्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? आपको बताना है। किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ। यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। लीला सेठ जो थी ये किसी भी उच्च न्यायालय ने कि किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, लीला सेठ। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको मिलेगा गुजरात में। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो बनाई गई है गुजरात में। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। इसके बारे में मैंने कुछ फैक्ट अपलोड यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह आपको मिलेगा नर्मदा, जो आपका है नर्मदा जिला गुजरात में आपको मिलेगी स्टैचू ऑफ यूनिटी। तथा इसके जो वास्तुकार वो हैं राम सुतार। इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसके वास्तुकार आपके हैं राम सुतार। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। टोटल 182 मीटर की यह प्रतिमा है सरदार पटेल की। तथा इसका जो निर्माण था यह आरंभ किया गया था 31 अक्टूबर 2021 मतलब 31 अक्टूबर 2013 को इसका आरंभ किया गया था। तथा यह 2020 में बनकर तैयार हुई थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा यह सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो गुजरात के नर्मदा जिले में बनाई गई है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है, अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए। यहाँ पे प्रश्न हमारा है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पे आपसे संविधान का भाग पूछा जा रहा है। तो संविधान का भाग आपको मिलेगा कौन सा? तो भाग जो आपका है 9 है, यह किससे संबंधित है? तो आपका यह संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भारतीय संविधान का भाग 9 है यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। वहीं हमारे संविधान का जो भाग 9A है, यानी कि भाग 9A है, किससे संबंधित है? तो यह नगर पालिका से संबंधित है। इससे भी आप याद रखिएगा। जो भाग 9 है यह आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है हमारे संविधान का। और जो भाग 9A है यानी कि भाग 9 है यह नगर पालिकाओं से संबंधित है। वहीं भाग जो आपका 4 है किससे संबंधित है? तो हमारे संविधान का जो भाग 4 है यह संबंधित आपका
मूल कर्तव्यों से, इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनका संबंध है हमारे संविधान के भाग 4 क से, इसके आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा भाग 3 किससे संबंधित है, तो फंडामेंटल राइट से संबंधित आपके भाग 3 के बारे में आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, फायर अलार्म निम्नलिखित में से किसका, फायर अलार्म जो होती है इसमें निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो फायर अलार्म में हम फोटो सेल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, फोटो सेल। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वाल्मीकि नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको मिलेगा बिहार में, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, बिहार में जो है मिलेगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। यह करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताना है कि जो हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 हुआ था, इसमें महिला एकल का खिताब जीता था बारबोरा क्रेजसिकोवा ने। तो आपको बताना है कि ये जो बारबोरा क्रेजसिकोवा हैं जिन्होंने महिला एकल का खिताब जीता था फ्रेंच ओपन का, ये किस देश की रहने वाली हैं, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये रहने वाली है चेक गणराज्य की, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, चेक गणराज्य। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने टोटल जितने भी 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं इनके विनर को यहाँ पे लिखा हुआ आप देख लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। महिला एकल को जीता नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान के रहने वाली हैं। उसके बाद फ्रेंच ओपन यहाँ पे आप देख रहे हैं, फ्रेंच ओपन को जीता यहाँ पे पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। और महिला एकल को जीता बारबोरा क्रेजसिकोवा ने, जो कि चेक गणराज्य के रहने वाली हैं। इसके बाद विम्बल्डन को जीता पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने, तथा महिला एकल को जीता एश्ले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। इसके बाद यूएस ओपन को जीता पुरुष एकल में डाविल मेडवेडेव ने, जो कि रूस के रहने वाले हैं। और महिला एकल को जीता एम्मा राडुकानु ने, जो कि ब्रिटेन की रहने वाली हैं। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, इनके विनर्स पुरुष एकल महिला एकल के कौन है, उनके देश को भी मैंने सामने लिखा हुआ है, इनको आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यह जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, लेकिन इसके अध्यक्ष आपके होते हैं प्रधानमंत्री। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो, अगर मंत्रालय पूछ ले तो मंत्रालय आपका आंसर हो जाएगा, गृह मंत्रालय के अधीन आता है आपका जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यह आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर इसके पदेन अध्यक्ष आपसे पूछे तो पदेन अध्यक्ष इसके होते हैं प्रधानमंत्री। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह एक एजेंसी है भारत सरकार की, इसको फॉर्म किया गया था 2005 में, तथा यह जो है आपका इसके चेयरमैन यहाँ पे देख रहे हैं एजेंसी एग्जीक्यूटिव होते हैं नरेंद्र मोदी, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। तथा इसका जो मंत्रालय वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर सफदरजंग और न्यू दिल्ली में मिलेगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, 1 जनवरी 1949। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार दिया गया था देविका रानी रोरिक को। तो आपको बताना है कि किस वर्ष में देविका रानी को यह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 1969 में, यानी कि 1969 में जो है पहली बार जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था दिया गया था देविका रानी को। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। वहीं लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो हाल ही में जो लेटेस्ट का एकदम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह दिया गया है अभिनेता रजनीकांत को। तो इसे भी आप याद रखिए, अगर लेटेस्ट आपसे पूछ ले तो यह दिया गया अभिनेता रजनीकांत को, और पहला पूछ ले तो पहला हो जाएगा आपका 1969 में देविका रानी को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। पूना पैक्ट किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था आपको बताना है। तो पूना पैक्ट हस्ताक्षरित किया गया था 1932 में एम.के. गांधी यानी कि महात्मा गांधी और किसके मध्य, महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य यह समझौता हुआ था पूना पैक्ट 1932 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था किसे प्रदान किया गया था, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हिंदी भाषा का जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था वह दिया गया था किसको, तो सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। उनकी किस रचना के लिए, तो इनकी रचना थी चिदम्बरा। तो इसे भी आप याद रखिएगा,
इनकी रचना थी चिदम्बरा। इनकी रचना चिदम्बरा के लिए इनको जो है हिंदी भाषा का, यहाँ पे आप याद रखिएगा, हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। इसके बारे में आपको याद रखना है। और भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है आपको बताना है। तो भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, यह भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। आर्टिकल जो 76 है, अनुच्छेद जो 76 है, यह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित, यानी कि हमारे महान्यायवादी से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, इन फेमस दोनों पुस्तकों के लेखक हैं अरुंधति राय। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अरुंधति राय के दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक तो हो गई आपकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और दूसरी है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। इन दोनों पुस्तकों के बारे में आपको याद रखना है। वहीं खुशवंत सिंह की पुस्तक की हम बात करें तो इनकी कौन सी पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो बोरियल एट सी। तो इसे आप याद रखिएगा, बोरियल एट सी, यह जो पुस्तक है यह खुशवंत सिंह की काफ़ी फेमस पुस्तक है। इसके अलावा तस्लीमा नसरीन की कौन सी पुस्तक है जो एग्जाम पूछी जाती है, लज्जा। लज्जा जो है यह तस्लीमा नसरीन की काफ़ी फेमस बुक है जो एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा फ्रेंच लवर भी तस्लीमा नसरीन की फेमस पुस्तक है। उसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी की कौन सी फेमस पुस्तक है, तो माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई थी। इनकी पुस्तकों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भारत में नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा वो है 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, 21 वर्ष। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था यह हुआ था 1932 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जो 1932 था इसी में जो है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सॉरी 1931 होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1931 हो जाएगा। सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के मध्य जो है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तथा यह एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। वहीं 1932 में आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कितने सालों के बाद राष्ट्रीय जनगणना की जाती है। तो राष्ट्रीय जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद की जाती है। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा भारत में पहली जो नियमित जनगणना थी वह कब की गई थी, 1881 से जो है भारत की नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय संविधान जो है आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो 1929 का वर्ष था, 1929 के वर्ष में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लाहौर में, तथा इस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तथा इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी सर्वप्रथम बार कांग्रेस के द्वारा। तथा इसी पूर्ण स्वराज की मांग को आगे बढ़ाने के लिए जो कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसने पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था 26 जनवरी 1930 को। तो इसे आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो लोकनायक की। ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, लोकनायक की। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मैडम कामा ने भारतीय तिरंगा को कहाँ पर फहराया था आपको बताना है। तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जर्मनी का एक शहर था स्टुटगार्ट, यहीं पे 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में मैडम भिखाजी कामा ने तिरंगे को फहराया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। तो मैडम जो भिखाजी कामा थी, इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है तिरंगे को फहराया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इनमें से किस कारक पर तारों का रंग निर्भर करता है। तो तारों का रंग उनके टेम्परेचर पर निर्भर करता है, यानी कि उनके तापमान पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तापमान पर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है।
तो विटामिन जो B2 होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है उसको हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। तो इसकी कमी से जो है बीमारी कौन सी होती है, तो चेइलोसिस। आप इसे ध्यान दीजिएगा, चेइलोसिस जो होती है ये विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन के कारण होती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी होता है। और विटामिन जो आपका कौन सा होता है, विटामिन जो B3 होता है, जो नियासिन होता है, उसकी कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। तो इसके बारे में आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सी गैस गुब्बारे में भरी जाती है। तो इसमें से गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम जो है यह गुब्बारे में भरी जाती है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हीलियम। तो दोस्तों यह हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का सेट था एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। इसके अगले भाग को हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।